Good morning, students. Welcome to today's class. I am going to continue the previous class. This chapter is therapeutic approaches, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मनोगत्यात्मक चिकित्सा के बारे में। साइको डायनेमिक थेरेपी पे आज चर्चा की जाएगी। प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग शॉर्ट में मनोगत्यात्मक चिकित्सा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा थेरेपी क्या है इसके बारे में भी हो चुका है। आज साइको डायनेमिक थेरेपी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मनोगत्यात्मक या मनोगतिक चिकित्सा सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, ये हम लोग जानते हैं। इस चिकित्सा का प्रतिपादन डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने किया था, ये भी हम लोगों को मालूम हो चुका है। सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द साइकोलॉजी। लेकिन आगे चलकर फ्रायड के अनुयायी कार्ल यूंग ने मनोगत्यात्मक चिकित्सा का नाम मनोविश्लेषणात्मक कर दिया। फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानसिक विकृति का कारण अचेतन मन में दमित अतृप्त इच्छाएं या विचार होते हैं और इस मानसिक विकृति की उत्पत्ति बचपन की किसी दुर्घटना या अनुभव से होता है। जैसे यदि किसी बच्चे को बचपन में कोई आघात पहुंचता है, कोई ऐसी तकलीफ़ पहुंचती है जिसकी याद उसके मेमोरी में रह जाता है और वह उस याद को अपने ध्यान से नहीं निकाल पाता है, तो यह उस बचपन की याद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब वह विकृति का रूप ले लेता है और उसके स्मृति पीड़ा जो अचेतन मन में दमित हो जाती है वह मनोविकृति का रूप ले लेता है। ये हम लोगों ने देखा। इसलिए ये जो पीड़ा है वह अचेतन मन में चली जाती है और उसी अचेतन मन के अंदर द्वंद्व चलता रहता है। इसलिए अचेतन में दमित सामग्री को, दमित इच्छाओं को चेतन में लाने के लिए फ्रायड एवं अन्य मनोविश्लेषणवादियों द्वारा विभिन्न तकनीकों को अपनाया गया है, जिसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जिसमें सबसे नंबर 1 है मेनी स्टेप्स इन द ट्रीटमेंट। उपचार के दौरान कई अवस्थाओं से, कई स्टेजेस से, कई स्टेप्स से हो करके एक मानसिक रोग का उपचार किया जाता है इस मनोगत्यात्मक चिकित्सा के द्वारा। जिसमें सबसे नंबर 1 है फ्री एसोसिएशन या मुक्त सहचार। ये नाम से भी पता है, मुक्त मतलब हो गया आज़ाद, फ्री। एसोसिएशन मतलब आपस में संबंध। तो ये फ्री हो करके किस तरह हम करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं मुक्त सहचार में कि रोगी के बचपन में दमित इच्छाएं जो अचेतन में रहती हैं उसे चेतन में लाने का प्रयास किया जाता है। चेतना में लाने के लिए रोगी को पहले आराम से आराम कुर्सी पर या किसी भी आरामदायक चीज़ पर बिठाकर रोगी को अपनी मन की बातों को बेहिचक या बिना हिचकिचाहट के कहने के लिए कहा जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि आपकी बातों को इधर उधर नहीं किया जाएगा। चिकित्सक ध्यानपूर्वक रोगी की बातों को सुनता है और उन बातों को रोग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। आए समझ में? ये पहले भी समझाया जा चुका है। नंबर 2 स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम इंटरप्रिटेशन या उसको हम लोग एनालिसिस भी कह सकते हैं। फ्रायड ने माना है कि स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति दमित इच्छाओं को पूरा होते हुए देखता है। दमित इच्छाएं क्या हुई? वैसी इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हुई रहती हैं एज अ प्रेजेंट में।
इसलिए स्वप्न का विश्लेषण कर अचेतन मन की इच्छाओं को जाना जा सकता है। फ्रायड का क्या कहना है कि जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जब दब जाती हैं, दमित हो जाती हैं, तो वह इच्छाएं अचेतन मन में चली जाती हैं और वहीं पर वह रह जाती हैं। तो उन इच्छाओं को निकालना पहले ज़रूरी है। इसलिए अचेतन मन से उन इच्छाओं को चेतना में लाने का प्रयास किया जाता है। चिकित्सक स्वप्न में व्यक्त प्रतीकों का विश्लेषण कर उसका अर्थ स्पष्ट करता है। कहने का अर्थ है कि स्वप्न को उसके एक्चुअल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करता है और रोगी को उस अर्थ को बताता है। रोगी को भी एक थेरेपिस्ट बताता जाता है। रोगी दैट मीन्स क्लाइंट। इसलिए फ्रायड ने स्वप्न को अचेतन तक पहुंचने का राजमार्ग कहा है। क्वेश्चन ये भी कहा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने स्वप्न को अचेतन तक पहुंचने का राजमार्ग कहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड ने। अब नंबर 3 में हम लोग देखते हैं प्रतिरोध की अवस्था, स्टेज ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ क्या होता है, इस अवस्था में एक थेरेपिस्ट क्या करता है, कभी कभी रोगी अपनी बातों को रखते रखते अचानक से उसमें प्रतिरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाती है और रोगी एकाएक चुप हो जाता है या फिर कभी जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाकर अपनी बातों को छिपाना चाहता है। आए समझ में? इन अवस्थाओं में चिकित्सक या थेरेपिस्ट रोगी के पूरी सहानुभूति तथा मित्रता बढ़ाकर निसंकोच उन बातों को बोलने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह बोलना चाहता है, लेकिन वह चुप हो जाता है, नहीं बताता है। इस तरह से प्रतिरोधक विषय का विश्लेषण कर रोगी के अचेतन मन में दबी इच्छाओं को, दमित विचारों को जाना जाता है, उसका पता लगाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग चिकित्सक जो होता है वह रोगी के उपचार के बारे में प्लानिंग करता है कि किस तरह की उसे उपचार की आवश्यकता है। नंबर 4, स्थानांतरण की अवस्था, स्टेजेस ऑफ ट्रांसफेरेंस। यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करता है, एक क्लाइंट के साथ इस अवस्था में रोगी और चिकित्सक के बीच एक प्रकार का संवेगात्मक संबंध विकसित हो जाता है जिसमें रोगी अपने घृणा, क्रोध, कुंठा, भय के भाव, काम संबंधी प्रवृत्तियों आदि को चिकित्सक के सामने प्रकट करने लगता है। चिकित्सक बहुत ही सावधानी से रोगी का साथ देते हुए, साथ ही अनइन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता है, अलग से भी रहता है और साथ में भी रहता है, कहने का ये मतलब है, रहते हुए इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देता है। यहाँ पे क्या है कि जब रोगी अपनी बात बताने लगता है, बताते 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 वो थेरेपिस्ट के सामने इमोशनल हो जाता है, उसके साथ एक थेरेपिस्ट के साथ उसका एक इमोशनल रिलेशनशिप बन जाता है, जिसमें रोगी कभी कभी क्या होता है, क्रोधित होता है, कभी उसमें घृणा की दृष्टि देखा जाता है, कभी वो फ्रस्ट्रेटेड दिखता है, तो इस तरह कभी कभी उसके अंदर डर का भाव होता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चिकित्सक के सामने जाहिर होने लगती हैं, प्रकट होने लगती हैं, लेकिन चिकित्सक उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सावधानीपूर्वक रोगी के बातों को ध्यान से सुनता है, उसके बिहेवियर को ध्यान से नोट करता है और साथ में उसमें शामिल भी नहीं होता है कि उसके साथ उस तरह की प्रतिक्रिया करे, कुछ नहीं, वो ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को देखता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि चिकित्सक को रोगी के अचेतन द्वंद्वों को, कॉन्फ्लिक्ट को समझने में सहायता मिलता है, मदद मिलती है और इस तरह से रोगी उसके अंदर के फ्रस्ट्रेशन को जान पाता है कि आखिर
एक व्यक्ति जो मानसिक रोगी हुआ उसके पीछे क्या कारण है, बचपन में, चाइल्डहुड में, या किसी भी उसके लाइफ के किसी भी स्टेज में कौन सी ऐसी परेशानी आई है, कौन सी ऐसी दुर्घटना घटी है जो उसके मेमोरी में रह गया है, जिसे वो निकाल नहीं पा रहा है, उसको वो समझता है और उसको अचेतन द्वंद्व को समझने के बाद बाहर लाने की कोशिश करता है, चेतना में लाने की कोशिश करता है। नंबर 5 क्या है, लास्ट है ये, समापन की अवस्था, स्टेज ऑफ टर्मिनेशन। किस तरह से एक थेरेपिस्ट जो है वह मानसिक रोगी के साथ रिलेशन बनाने के बाद अपने इलाज को, अपने उपचार को कैसे वो एंड करता है। संबंध की अवधि में रोगी और चिकित्सक के बीच गहरा संबंध स्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्लेषक इस संबंध का लाभ उठाते हुए रोगी में सूझ विकसित करने का प्रयास करता है ताकि वह असामान्य लक्ष्य को दूर कर सके, और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद चिकित्सक धीरे धीरे समापन की ओर जाता, अचानक से नहीं जाता, धीरे धीरे उस थेरेपिस्ट को समाप्त करता है, क्योंकि अगर अचानक से करेगा तो फिर से उसमें असमान लक्षण आ जाएंगे, और ऐसा करने के बाद रोगी फिर से असमान लक्षण की तरफ नहीं जाएगा अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो। इस बीच रोगी के व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण भी होता है और रोगी वातावरण के साथ अभियोजन भी करना सीख लेता है, यानी फिर से पहले की तरह वो अपने लाइफ में आने लगता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनालिटी उसके अंदर डेवलप करने लगता है। इसके लिए एक थेरेपिस्ट को बहुत प्रशिक्षित होना चाहिए, और उसका समापन जब कई स्टेज में ही होता है, ये थेरेपी जो ली जाती है वो कई स्टेजेस से, कई सेशन से होता हुआ ये निकलता है। एक बार में कोई भी मानसिक रोग का इलाज नहीं होता है, समय समय के अंतराल पे उसका काउंसलिंग किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। इस तरह आज का क्लास यहीं तक, ये डिटेल से हो गया। 6 नंबर के क्वेश्चंस में आप इसको आंसर में देंगे। ओके, थैंक यू।